अस्सलाम वालेकुम इंटर क्लास, क्या हाल है, कैसे हैं बेटा? ठीक है, होप यू ऑल आर फाइन और दैट इज़ नेसेसरी बीइंग एथिकली, दिस इज़ वेरी मच नेसेसरी। सो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि भाई लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया आप किसी मैग्नेट की मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, क्यों मैग्नेटिक फ्लक्स डिस्कस किया? वो इसलिए क्योंकि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो आगे आपने पढ़ना है उसकी पूरी बेस मैग्नेटिक फ्लक्स है। जब तक आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, और वो कॉन्सेप्ट सिंपल है कि भाई किसी भी एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड कितनी पास हो रही है, अगर हमें वो पता चल जाए कि किस एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, तो उसकी हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। आज हम कर रहे हैं एम्पियर्स लॉ, इसको एम्पियर्स क्रूशियल लॉ भी कहते हैं, और ये एनालॉगस है गॉस लॉ के। जैसे वहाँ गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दे देगा, इसी तरह एम्पियर्स लॉ किसी भी कंडक्टर की, जब उसके अंदर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके दे देगा, कोई भी हो। लेकिन इसके लिए तीन चीज़ें हैं जो कि हमें समझनी है, और वो तीन बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। चैप्टर नंबर 14 में हमने डिस्कस किया था कि कंडक्टर्स क्या हैं, और उन कंडक्टर्स की एक फॉर्म उसे हम वायर कहते हैं। क्या कहते हैं? वायर। लाइक ये भी एक कंडक्टर है, लेकिन ये एक प्लेट है, और ये भी एक कंडक्टर है, लेकिन ये एक वायर है, तो हम इसको वायर कहते हैं। नॉर्मली सर्किट डायग्राम में हम यही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। मैंने क्या किया है कि मैंने इस वायर के दो एंड्स को जोड़ दिया है, यानी इसको क्लोज कर दिया ऑलमोस्ट, इसकी ये शक्ल बना दी है। इस शक्ल को आम अल्फाज में कहते हैं लूप, सर्कुलर लूप। लेकिन लूप सिर्फ सर्कुलर नहीं हो सकती, लूप रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, जस्ट लाइक दैट। सही है, ये भी लूप है, ये भी लूप है, ठीक है। एम्पियर्स लॉ करने से पहले एम्पियर्स लॉ जिन ज्योमेट्रीज पर अप्लाई होता है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो ज्योमेट्रीज में हमारे पास कंडक्टर प्लेट की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, वायर की फॉर्म में हो सकता है, लूप की फॉर्म में भी हो सकता है। दिस इज द लूप, सर्कुलर हो या फिर रेक्टेंगुलर। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं कि इसी वायर को एक स्प्रिंग की शेप दे देता हूं, राइट। वायर को मैंने क्या किया है? स्प्रिंग की शेप दे दी है। कौन सी शेप दी है? स्प्रिंग। तो अगर वायर को मैं स्प्रिंग की शेप देता हूं तो इसमें तीन चीजें हैं। एक तो उस स्प्रिंग का डायमीटर कितना होगा, उसकी लेंथ कितनी होगी, और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, ठीक है। मटेरियल की बात नहीं कर रहे, फिलहाल ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे? तो जब हम किसी भी स्ट्रेट वायर को कोई स्प्रिंग की शक्ल देते हैं तो उसमें तीन चीजें आ जाती हैं। डायमीटर क्या रखेंगे आप, उसकी लेंथ क्या रखेंगे, और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने रखेंगे। लाइक ये भी ऐसा ही है ना, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इसमें भी नंबर ऑफ टर्न्स हैं, काउंटेड हैं। वो 1 सेंटीमीटर में 1000 भी हो सकते हैं, 1 सेंटीमीटर में 100 भी हो सकते हैं।
1 सेंटीमीटर में 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसी ज्योमेट्री को सोलेनॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलेनॉइड। राइट इट डाउन। सो वी हैव द कंडक्टर इन अ फॉर्म ऑफ प्लेट, राइट, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट वायर। सही है। स्ट्रेट वायर के पास भी 2 चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? 2। स्ट्रेट वायर के पास ज्योमेट्री में 2 चीजें हैं। एक तो लेंथ, स्ट्रेट वायर की लेंथ कितनी है, जो कि हमें पता है कि रेजिस्टेंस कहती है कि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस भी कंडक्टर के अंदर उतना ही ज़्यादा होगा, तो लेंथ है। दूसरा इसका गॉज है, जिसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कहते हैं, कि भाई इसकी मोटाई क्या है, तार की क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना बन रहा है इसका, ठीक है ना। जितना बड़ा एरिया उतना ज़्यादा नंबर ऑफ चार्जेस उसके अंदर मौजूद होंगे। वायर पतली है, नंबर ऑफ चार्जेस कम होंगे। वायर मोटी है, नंबर ऑफ चार्जेस ज़्यादा होंगे। ओके फाइन। फिर उसी वायर को आपने क्या किया, स्प्रिंग का शेप दे दिया। तो अब जब आपने इसी वायर को स्प्रिंग का शेप दिया तो इसके पास 3 चीजें आ गई। एक तो आ गया एरिया, डायमीटर है मींस एरिया है, पाई आर स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज आ गई नंबर ऑफ टर्न्स, और तीसरी चीज आ गई वायर की लेंथ। डू कीप इन माइंड देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ एंड नंबर ऑफ टर्न्स। अगर मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो इसका मतलब वायर की लेंथ ज्यादा है। जितनी वायर की लेंथ उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस, उतनी कम कंडक्टिविटी, ठीक है, क्योंकि वायर फोल्ड हुई हुई है। सही है ना। कीप इन माइंड, तो दे टू आर द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर। व्हाट इफ यू इंक्रीज द लेंथ, सही है, हो सकता है एरिया कम करें, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो जाए, हो सकता है एरिया ज्यादा करें, नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाए। सही है। मैंने क्या किया कि ये जो मेरे पास वायर थी जिसको मैंने बनाया हुआ था एक स्प्रिंग, क्या बनाया हुआ था, स्प्रिंग बनाया हुआ था। अब मैंने इसी स्प्रिंग को एक रिंग की शेप दे दी। स्प्रिंग है लेकिन स्प्रिंग किस फॉर्म में, रिंग की फॉर्म में। तो मैं कह लेता हूं इसको यूं, ठीक है। स्ट्रेट वायर है, उसी से ही स्प्रिंग बनाया है, उसी से ही स्प्रिंग का रिंग बनाया है। तो जो स्प्रिंग होगा इसको हमारी लैंग्वेज में कहते हैं सोलेनॉइड। क्या कहते हैं? Whenever I say solenoid, I means I am talking about a spring, a conductor as a spring, ठीक है, जिसके पास 3 चीजें होनी चाहिए। Anyhow, number of turns, length and the area. When I say the spring in a ring, अब उसके पास चौथी चीज और आएगी, और वो क्या होगी, वो होगी the radius, length, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया और रेडियस। 4 चीजें हो गई। सो ज्योमेट्री इज बिट चेंजिंग, ज्योमेट्री इज बिट चेंजिंग। वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अच्छा, इस शेप को क्या कहते हैं? शेप को कहते हैं टॉरॉइड। क्या कहते हैं? जिस चीज की मैग्नेटिक फील्ड मालूम कर रहे हैं उसकी ज्योमेट्री पता होनी चाहिए। हम मैग्नेटिक फील्ड मालूम कर सकते हैं सोलेनॉइड की, एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करके, टॉरॉइड की, इवन स्ट्रेट कंडक्टर की भी हम मालूम कर सकते हैं। सही है ना। ठीक है, अभी अप्लाई करते हैं वन स्टेप बाय स्टेप, लेकिन यहां तक समझ में आ गया। अब ये कहाँ होगा और ये कहाँ होगा? ये जो आपके पास चौक है ट्यूबलाइट के अंदर, चौक होती है ना, चौक ट्यूबलाइट के अंदर एक छोटा सा बीच में लगा हुआ होता है, चौक कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? चौक। ये लगा हुआ ऊपर, तो ये जो चौक है ना, ये सोलेनॉइड है।
किस फॉर्म में है ये? सोलेनाइड की फॉर्म में है। ये जो पंखे के अंदर मोटर लगी हुई है, जो वाइंडिंग हुई हुई है, जो मोटर के अंदर वाइंडिंग हुई हुई है, जूसर के अंदर वाइंडिंग हुई हुई है, वो इस फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में? टोरॉइड, दैट इज अ सोलेनाइड इन अ रिंग। उसको हम क्या कहते हैं? टोरॉइड। टोरॉइड इज आइडियल फॉर एनी मैकेनिकल पर्पस। इट इज आइडियल फॉर एनी मैकेनिकल पर्पस। कोई भी मैकेनिकल पर्पस होगा, टोरॉइड इज द बेस्ट कंडक्टर यू हैव। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द कंडक्टिविटी, क्योंकि वो मटेरियल टू मटेरियल चेंज होगी। जब आप कहते हैं कि भाई रॉयल फैन वाले, पार्क फैन वाले कह रहे हैं कि 99.99% कॉपर है, सो दे आर सेइंग द ज्योमेट्री इज दिस बट द कंडक्टिविटी इज वेरी मच हाई, सो यू हैव एफिशिएंसी ओवर एफिशिएंसी, क्योंकि इसका मैकेनिकल रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें मैकेनिकल काम है, टरबाइन ले लो, जनरेटर ले लो, कोई भी मशीन ले लो, ड्रिल मशीन ले लो, उसके अंदर बेसिक वाइंडिंग जो होगी वो टोरॉइडल होगी। कौन सी होगी? टोरॉइडल होगी। यहाँ तक समझ में आ गया? सो स्ट्रेट वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो बिल्कुल वैसी ही बनेगी जैसे एक आम मैग्नेट के अंदर बनती है। कर ली। ठीक है, मैं मालूम करना चाहता हूं कि इस स्ट्रेट वायर ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई वो कितनी बनाई, लेकिन उसके लिए मुझे अप्लाई क्या करना है? एम्पियर्स लॉ। क्या अप्लाई करना है? द टॉपिक इज दिस वन, बेसिकली दिस इज एम्पियर्स लॉ। वन ऑफ द वेरी फेमस साइंटिस्ट, एज द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। ठीक है, जब सोलेनाइड है, कौन है? सोलेनाइड। कौन है सोलेनाइड? दैट्स अ स्ट्रेट वायर, हैव नंबर ऑफ टर्न्स एंड हैज सम एरिया। ठीक है, तीन चीजें तो है ना उसके पास, स्ट्रेट वायर, नंबर ऑफ टर्न्स एंड हैज एरिया। तो इसको क्या बता रहा था, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो हमेशा बनेगी बिल्कुल स्ट्रेट, और एंड से वो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही होगी बाहर। सही है? वंस द ज्योमेट्री इज अंडरस्टूड, तो म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लूप्स कॉन्सेप्ट, जनरेशन, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? कीप द रिमेंबर द प्रोटोकॉल्स दैट आई हैव सेड टोल्ड यू। इसमें कितने, वैसे वायर में कितने? दो, एक तो उसकी लेंथ है और एक उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। जब वही वायर सोलेनाइड में कन्वर्ट होती है तो फिर चार हो जाते हैं, वायर का गॉज, फिर वायर का डायामीटर जो कि उसका लूप बना रहा है, डायामीटर, उसका लूप जो डायामीटर बना रहा है वो, उसकी लेंथ और नंबर ऑफ टर्न्स। जब वो टोरॉइड की शेप में आता है तो वायर का गॉज, वायर की लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ द लूप, और उसके बाद रेडियस। समझ में आ गया? अच्छा, तो मैं क्या बता रहा था, जब टोरॉइड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर बनेगी। What I am trying to say is this is the solenoid I have. तो अगर मैं इसको एक एंड से करंट दूं तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड इसके बाहर नहीं बनेगी। ये समझ लें, स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड बाहर बनती है, सोलेनाइड की मैग्नेटिक फील्ड अंदर बनती है, इस एरिया के अंदर होगी। टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर ही बनेगी, बाहर कुछ भी नहीं होगा। सही है? ओके, ये तीन ज्योमेट्रीज हो गई अब हमारे पास, सोलेनाइड, टोरॉइड और वायर। एम्पियर्स ने एनालॉगी ली गॉस वाली, और गॉस लॉ वाली एनालॉगी इंतहाई आसान थी।
उसने कहा जिस भी चीज़ के ऊपर चार्ज मौजूद है जस्ट उसको रैप कर दें, जस्ट उसको, ये आपके पास मटेरियल है, इसकी चार्ज जितना भी इसकी सरफेस पे मौजूद है आप उसको अपनी गॉसियन सरफेस में रैप कर दें, दैट्स इट। आपको उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगी। दैट वाज अ वेरी सिंपल मेथड। अच्छा, अभी मैंने कुछ और भी बताया था ना, मैंने कहा था लूप है। क्या है? लूप। अगर मैं ये कहूँ कि इस स्ट्रेट वायर को मैं करंट दे देता हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव, तो क्या इस स्ट्रेट वायर की बाहर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी? ठीक है, मैं कहता हूँ भाई इस वायर का इतने हिस्से में पता करना है मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। सो मैथमेटिकली व्हाट आई कैन डू, मैं कहता हूँ इसके इक्वल सेक्शन बना देता हूँ। एक सेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड अगर मालूम हो जाए और वहाँ मौजूद करंट पता चल जाए तो ऑटोमेटिकली सारे सेक्शंस को ऐड करूँगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगी, या टोटल करंट की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो पता चल जाएगी। सही है, लेकिन उसके लिए कुछ करना होगा, उसके लिए कुछ करना होगा। वो कहता है जिस जगह करंट मौजूद है और उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, ठीक है, उसको आप किसी लूप के अंदर क्लोज करें। लूप आपकी मर्जी की हो, चाहे आप चाह रहे हैं रेक्टेंगुलर करना चाह रहे हैं तो रेक्टेंगुलर के अंदर वो करंट वाली जगह मौजूद होनी चाहिए, आप चाह रहे हैं कि वो सर्कुलर हो तो सर्कुलर भले लूप बना लें, लेकिन करंट उस लूप के अंदर मौजूद होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो सिंपल लॉ की स्टेटमेंट ये है दैट यू हैव टू एनक्लोज द करंट कैरिंग कंडक्टर, यू हैव टू एनक्लोज द करंट कैरिंग कंडक्टर। वो क्या इनक्लोज कर रहा था? चार्ज। ये क्या इनक्लोज कर रहा है? करंट। कैसे कर रहा है? किस में कर रहा है? लूप के अंदर कर रहा है करंट को एनक्लोज। किसी के पास बैंगल है? बैंगल, बैंगल, एनीथिंग? ओके, चलो मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं ये स्ट्रेट वायर है, ठीक है? हाँ, थैंक यू, थैंक यू बेटा। मैं कह रहा हूं कि भाई ये स्ट्रेट वायर है, इसमें बंच ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बनती जा रही है, सही है? मैग्नेटिक फील्ड का बंच बनता जा रहा है, वो भी ऐसे ही बन रहा होगा ना, स्प्रिंग की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? स्प्रिंग की फॉर्म में। अब मैंने यहां पर आया तो इस चीज का जिसके अंदर मैंने उसको रैप किया है, मिसाल के तौर पे यहां टेप लगा दूं तो मैं कहूंगा भाई यहां पर करंट मैंने क्या कर दिया है? रैप कर दिया है, एनक्लोज कर दिया है। ये करंट सिर्फ यहां पर ही मौजूद है फिलहाल। जितना भी करंट एनक्लोज हुआ है इस किस में? एरिया में। वो एरिया आपकी चॉइस का हो सकता है, उस एरिया को कहते हैं इम्पेरियन लूप। क्या कहते हैं? इम्पेरियन लूप। आपने सिर्फ इम्पेरियन लूप के अंदर करंट को एनक्लोज करना है। लूप की एरिया भी आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? जितना करंट इम्पेरियन लूप में मौजूद है, जितना भी मौजूद है, उससे आपको मैग्नेटिक फ्लक्स पता चल जाएगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स पता चल जाएगा तो ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड भी पता चल जाएगी। तो इसकी स्टेटमेंट ये है, राइट इट डाउन प्लीज। समझ में आ गया? सो स्टेटमेंट क्या है? अभी मैंने ये बताया था, यहां पर कुछ लास्ट लेक्चर में डिस्कवर किया था और उसको हमने कहा था म्यू नॉट। क्या कहा था? म्यू नॉट क्या है? द फील्ड्स परमिशन, द मैग्नेटिक फील्ड्स परमिशन, जिसको हम कहते हैं परमिएबिलिटी। अगर मैं कहता हूं ये एक वायर है और इस वायर को मैंने कोई वोल्टेज दिया है, तो इस वोल्टेज को अप्लाई करने के बाद इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो
तो क्या वो मैग्नेटिक फील्ड परमिशन नहीं लेगी? लेगी। क्या वो मैग्नेटिक फील्ड उस लूप के अंदर मौजूद नहीं है? मौजूद है। क्या वो मैग्नेटिक फील्ड उस लूप के अंदर मौजूद है? तो क्या उस लूप के अंदर स्पेस नहीं है? तो क्या उस स्पेस से वो मैग्नेटिक फील्ड परमिशन नहीं लेगी? लेगी। सारा का सारा करंट जो यहां तक मौजूद है, बस इस पॉइंट पे, कहां पे? लूप क्लोज होनी चाहिए। एम्पेरियन लूप क्या होनी चाहिए? ओपन लूप नहीं चलेगी। अगर ये वायर कहीं से टूटी हुई है, आधी है, तो मामला नहीं चलेगा। आपको जो भी लूप लेनी है आप उसको क्लोज करेंगे और उसके अंदर के करंट को भी एनक्लोज करेंगे। यानी यहाँ करंट मौजूद है, इस हिस्से में करंट है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो उसने कहा कि जितना भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो होगी क्या? बी। क्या होगी? बी। इस वायर के अंदर क्या मौजूद है? इलेक्ट्रिक करंट। वायर के पास क्या मौजूद है? लेंथ। तो एम्पेयर ने ये कहा कि उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आप मालूम कर सकते हैं वो होगी म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड बाय द एम्पेरियन लूप। एम्पेयर का कहने का मतलब है कोई भी ज्योमेट्री ले ले, सोलेनॉइड हो या टॉरॉइड हो, जिस हिस्से में आपने उसकी मैग्नेटिक फील्ड मालूम करनी है उस हिस्से को एनक्लोज करें। एनक्लोज करने के दौरान जितना करंट आ जाए और जो आपने लूप ली हो उन दोनों का रेशो ले लें, आपको वहाँ मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगी। दैट्स वाज अ वेरी सिंपल मेथड टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एनी मटेरियल। सिर्फ आपको क्या करना है? आपको एम्पेरियन लूप के अंदर सिर्फ और सिर्फ करंट को एनक्लोज करना है। और लूप आप अपनी मर्जी की ले सकते हैं, चाहे रेक्टेंगल लें, चाहे सर्कुलर लें, चाहे स्क्वायर्ड लें, वो आपकी मर्जी। उस लूप के अंदर कितना करंट मौजूद है? लूप का लेंथ आपको पता होगा। लूप का लेंथ आपको पता होगा। करंट कितना मौजूद है वो आपने पता करना है। दोनों का रेशो लें, म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करें, आपको मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगी। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। दिस इज B is equals to mu naught I upon L. The L has to be closed Amperian loop. ओपन लूप नहीं चलेगी। द लूप हैज टू बी क्लोज्ड, करंट उसके अंदर एनक्लोज हो, म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करें, मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगी। बिल्कुल आसान तरीका है, चाहे कोई भी ज्योमेट्री हो। अब हमने करना क्या है? नेक्स्ट लेक्चर में हमने करना ये कि हमने एम्पेयर्स लॉ को अप्लाई करना है ऑन सोलेनॉइड एंड ऑन टॉरॉइड टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड विद द हेल्प ऑफ एम्पेयर्स लॉ। वही एप्लीकेशन है। जब बोर्ड में ये क्वेश्चन आएगा तो आपने कैसे लिखना है? आपने सबसे पहले इसका देना है इंट्रोडक्शन, उसके बाद आप देंगे इसकी स्टेटमेंट, फिर फिगर बनाएंगे, एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, फिर मैथमेटिकली लिखेंगे, उसके बाद फिर इसकी एप्लीकेशंस लिखेंगे। अब जब एप्लीकेशन लिखेंगे तो जो भी एप्लीकेशन के लिए उसने एम्पेयर्स लॉ अप्लाई करने के लिए कहा है, सबसे पहले बताएंगे उसकी ज्योमेट्री कि भाई उस कंडक्टर में क्या क्या मौजूद है। ठीक है।